अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर में इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और जब तक ये वीडियो आप देखें शायद उस वक्त तक शुरू ही हो चुका हो। ये इजलास क्यों हो रहा है? पहली बात तो बड़ी हैरानकुन है कि इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मिला है उसको वो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बैठ के गौर व खौज करेंगे कि क्या ये फैसला इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करना तो क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि जी ब्रीफिंग दी जाएगी, कमीशन के जो अरकान हैं उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी मेंबर्स को कानूनी टीम की तरफ से कहा जाएगा कि जी ये फैसला है, इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं करना तो क्या क्या रास्ते हैं। क्योंकि खबर तो हमारे सामने आ ही चुकी है कि इलेक्शन कमीशन रिलक्टेंट है, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उनके पास आया है। कोई गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एम्बिग्विटी हो, कोई इबहाम हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, आप चैम्बर में आ सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा कि ये फैसला क्या है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या इस पर रिव्यू फाइल करेगा? क्या इस फैसले को समझने के लिए या किसी एक नुक्ते पर जो उनको समझ नहीं आ रहा उस पर इस बेंच के साथ रब्ता करेगा और 8 मेंबर के साथ जिन्होंने फैसला किया उनसे रब्ता करेगा? क्या ऑप्शंस इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं? ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होने जा रही हैं। इसमें देखिए, जो इलेक्शन कमीशन को एक हद तक तो जाहिर है उसको कोई इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में 39 अफराद की लिस्ट जमा कराई है कि ये 39 वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन दिया था और कहा था कि हम पीटीआई के हैं। ये बात तो खुद इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। अब वो जो 39 हैं वो तो पीटीआई के हो चुके हैं, आज उनका पार्लिमानी इजलास भी हुआ है, उन 39 लोगों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 41 लोगों के साथ मिलकर मुश्तरका पार्लिमानी इजलास भी हुआ है। लेकिन ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि कम से कम 39 लोगों को तो इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम कर रखा है कि हाँ ये 39 वो हैं जिन्होंने पीटीआई का डिक्लेरेशन दिया था, पीटीआई का टिकट दिया था और इनको हमने आज़ाद करार दे दिया। अच्छा, खुद ये इलेक्शन कमीशन मानता भी है कि ये 39 लोग पीटीआई के थे और पीटीआई का डिक्लेरेशन दिया था, लेकिन फिर भी हमने इनको आज़ाद करार दे दिया। ये मानता भी है, फिर भी इसने इलेक्शन कमीशन ने ज़राए से अपना मौक़िफ़ जारी कराया था इस फैसले पर। जब 12 जुलाई को फैसला आया था तो कहा था, जारी कराया कि जी हमने कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, हमने बिल्कुल ठीक इंटरप्रिटेशन की थी जो 13 जनवरी का काजी फैसल साहब के बेंच का फैसला था। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं की, दूसरी तरफ उस फैसले को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, तो फिर क्यों आपने 39 अफराद को आज़ाद करार दिया था? तो बहरहाल ये जो 39 है इस पर तो कोई बहस ही नहीं है। इन 39 पर जितनी मखसूस नशस्तें बनती हैं 11-12, उन पर भी कोई भाम नहीं है, 12 के करीब बनती हैं, इन पर भी कोई भाम नहीं है कि ये इनको फौरी तौर पर देनी है। इबाम अब इलेक्शन कमीशन के लिए रह गया है उन 41 लोगों का जिनको 15 दिन दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन का ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ये हो सकता है कि ये 15 दिन आपने क्यों दिए, आपने 3 दिन क्यों नहीं दिए, जो राना सनाउल्लाह का या नून लीग का सवाल है। ये सवाल हो सकता है, इसका हो सकता है कि जब तफसीली फैसला है उसमें एड्रेस हो जाए, हो सकता है रिव्यू में ये सवाल एड्रेस हो जाए, लेकिन बहरहाल ये सवाल एड्रेस हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन अब पूरा जोर लगा रहा आज बैठ के कि हम इन लोगों को जो है वो इस फैसले का क्या करें। देखिए, एक बात मैं बताऊं, एक कन्फ्यूजन शायद तहरीक इंसाफ में भी मौजूद है, क्योंकि कल मैंने रऊफ हसन साहब से ये बात समझने की कोशिश की, उनको मालूम नहीं था, उन्होंने कहा कि कोई वकील समझा सकता है। मैंने सवाल ये किया था कि 8 लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं गए थे, आज़ाद थे, तहरीक इंसाफ बैक्ड बाय तहरीक इंसाफ थे, और वो 8 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं गए। उनमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, उनमें उमर अयूब खान भी हैं, उनमें ज़हूर हुसैन भी हैं, उनमें जो है वो सियालकोट से असलम घुमन भी हैं। ये सारे लोग बैक्ड बाय पीटीआई हैं, खानेवाल के भी हैं इसमें। अच्छा, ये सारे लोग मुजफ्फरगढ़ के भी लोग हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ना, सॉरी बिहाड़ी के, तो अब खिची साहब हैं, औरंगज़ेब खिची जैसे के, तो ये लोग 8 लोग बनते हैं। इन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, तहरीक इंसाफ के स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा और फिर आज़ाद हैसियत बरकरार रखी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए नहीं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हैं। ये उन 80 में शामिल नहीं है, ये उन 80 के अलावा हैं, उन 80 के अलावा ये 88 बनते हैं। अब इन 8 लोगों का स्टेटस क्या है? क्या ये भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या इन्होंने उस वक्त डिक्लेरेशन दिया था तहरीक इंसाफ का? अगर नहीं दिया था, बैरिस्टर गौहर ने तो कम से कम दिया था, उनका तो मुझे पता है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मैंने एक आज़ाद भी जमा कराया था और एक मैंने तहरीक इंसाफ का भी जमा कराया था, तो एक से ज़्यादा जमा कराए थे। अब ये जब इन्होंने डिक्लेरेशन दिए हुए हैं तो क्या ये तहरीक इंसाफ में जाएंगे? अगर ये तहरीक इंसाफ में जाएंगे
तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो काउंट कर रही है वो तो 80 काउंट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तो इन 8 को काउंट ही नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 80 हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं, उन 80 में से 39 पीटीआई में गए, बाकी 41 बता दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन उन 8 को जो आज़ाद हैसियत में बरकरार हैं उनका चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र नहीं किया, तो तहरीक इंसाफ के लिए सवाल यह है कि क्या उन 8 को भी तहरीक इंसाफ जो है वो पीटीआई में शामिल कराएगी या वो उमर अयूब वगैरह अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे। उमर अयूब ने और बैरिस्टर गौहर ने तो अपनी आज़ाद हैसियत इसलिए बरकरार रखी थी कि वो पार्टी के ओहदे अपने पास रखना चाहते थे और पार्टी का ओहदा रखने के लिए ज़रूरी था कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाएं, वरना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होते हुए पीटीआई का ओहदा अपने पास नहीं रख सकते थे, सेक्रेटरी जनरल का या चेयरमैन का। तो ये मेरा ख्याल है इन 8 लोगों के हवाले से कन्फ्यूजन मौजूद है जिसको तहरीक इंसाफ को ज़रूर क्लियर करना चाहिए। लेकिन बाकी 80 लोगों का के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इलेक्शन कमीशन ज़रूर इंप्लीमेंट करेगा और करना चाहिए और करना उसकी मजबूरी है। करना चाहता नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक जो है वो ख़बर ये भी चल रही है कि ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो जाए। याद रखिए कि ये ख़बर जो है ये उस वक्त से चल रही है जब पिछले साल उमर अता बंदयाल साहब के बेंच ने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में ये गौर किया गया था कि अगर कोई रास्ता ना बचा, कोई चारा ना रहा तो फिर इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर देगा और उनको कहीं और कम्पनसेट कर दिया जाएगा, लेकिन वो रिज़ाइन करने से कमीशन टूट जाएगा, फिर इलेक्शन ही नहीं होंगे। आज भी सवाल खड़ा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और उसके मेंबर्स रिज़ाइन कर दें, जाहिर है जिनके ऑर्डर्स पे ये लगे हैं उनके ऑर्डर्स पे रिज़ाइन भी कर सकते हैं और जब ये वादा हो जाए कि आपको कहीं और कम्पनसेट करेंगे। ख़ास तौर पर 3 मेंबर्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स हैं उनकी तो मुद्दत ही चंद महीने में ख़त्म हो रही है, 2-4 महीने में। तो जब उनकी मुद्दत ही ख़त्म होने वाली है तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन होगी कि आज रिज़ाइन करें और कहीं कोई और ओहदा लेके बैठ जाएं। तो अगर ये रिज़ाइन कर देते हैं तो कमीशन टूट जाएगा, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हो पाएगा, ये एक अलग सवाल है। हो तो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई आर्जी जो है वो कोई जिम्मेदारी किसी को देकर ये सेटअप ये इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो ये हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या एक बहुत बड़ी रुकावट डाल सकता है रिज़ाइन करके, ये भी एक अहम सवाल है। आज जैसा कि मैंने कहा कि एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, पीटीआई ने खुद को पार्लिमानी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कबूल कर लिया है और तसव्वुर कर लिया है और उसी लिए उन्होंने पहले जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग भी उसमें आ गए। ज़ाहिर हैं तो सारे पीटीआई के, लेकिन बहरहाल इसको ऑफिशियली ये कहा गया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, क्योंकि 39 जो हैं वो तो पीटीआई के हो चुके हैं और 41 जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो चुके हैं। तो उसमें ये सारे लोग 80 लोग मिलकर बैठे और इसमें बाकी 8 लोग वो भी हैं जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी और ये एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। अब इसमें एक पीटीआई के लिए रास्ता ये भी है या सवाल ये भी है कि मखसूस नशस्तें किसको बांटी जाएंगी, उस सिलसिले में फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। आज सनम जावेद भी पहुंची थी पार्लियामेंट हाउस, जब उनकी रिहाई अमल में आई तो वो फिर पार्लियामेंट हाउस चली गई। वो जो वॉक हुई है, आज एहतजाज हुआ है, एहतजाजी वॉक हुई है पार्लियामेंटेरियंस की, उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। ज़ाहिर है वो ख़ुद भी ख्वाहिशमंद है कि उनको मखसूस नशस्तों मिल जाएँ, मखसूस नशस्त मिल जाए और उस लिस्ट में वो आ जाएँ। लेकिन मखसूस नशस्तों की लिस्ट में क्या वो सूबाई असम्बली में आएंगी या नेशनल असम्बली में आएंगी, ये अभी मेरा ख्याल पार्टी देखना पड़ेगा। और शुरू में तो ये डिस्कस हो रहा था कि पंजाब की जो मखसूस नशस्तें हैं उसमें सनम जावेद को रखा जाए। हो सकता है कि वो नेशनल असम्बली के लिए इंटरेस्टेड हों, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है इन दोनों में से किसी एक लिस्ट में तो उनका नाम आएगा। तो कौन कौन लोग हैं जो मखसूस नशस्तों की ख़वातीन की लिस्टों में आना है, इस पर भी डिस्कशन पार्टी के अंदर शुरू हो गई है। एक लिस्ट बना के हर कोई अपना अपना जोर भी लगा रहा है, हर कोई अपनी लॉबिंग भी कर रहा है, उनका ये राइट भी बनता है। लेकिन अब ये ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तें जो हैं इस पर एक लिस्ट बना के ज़ाहिर है इमरान खान को दी जाएगी और इमरान खान फाइनल करेंगे कि कौन हतमी तौर पर इन है, कौन हतमी तौर पर आउट है। तो अब देखिए कि क्या होता है। सनम जावेद का जैसा कि मैंने जिक्र किया, सनम जावेद की बिल आखिर रिहाई हो गई है और अब ये फ़िलहाल ये हतमी रिहाई मालूम होती है, क्योंकि पहले जब भी रिहाई होती है उस वक्त फ़ौरी तौर पर लगता है कि नहीं ये रिहाई कच्ची रिहाई है, अभी इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आज अटर्नी जनरल आए, जाहिर है वो हुकूमत की से ब्रीफिंग लेकर आए थे, उन्होंने आकर कहा कि जी इनको हम किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये अपने घर जा सकती हैं, अपने सूबे जा सकती हैं, इनको कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। अब देखिए ये भी मजाक है ना
कि मामलात अगर हुकूमत ने तय करने हो तो फिर मुकदमात का क्या बनता है। पहले जब अदालतों में चल रहे होते हैं तो कहते हैं भाई अदालतों में मामला, हमारा क्या ताल्लुक है। जब अदालतों में जब हुकूमत ने तय कर लिया कि ठीक है रिलीफ देना है, तो फिर कहाँ गया बलूचिस्तान का केस, फिर तो केस कैसे ख़त्म हो गया। तो ये मजाक हमारे सिस्टम को बनाया हुआ है, जिसको चाहते हैं जब गर्दन मरोड़ते हैं, बाजू मरोड़ते हैं, और जब चाहते हैं उसको रिलीफ दे देते हैं। बहरहाल ये एक लॉन्ग अवेटेड रिलीफ था जो कि सनम जावेद को मिला है और मिलना ही चाहिए था। एक ज़माने से वो उनकी बेलें होती थी, उनको फिर उठा लिया जाता था। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मुख्तलिफ तरह की अदालतों में वो पेश होती रही। FIA ने फिर उनको उठा लिया। अभी भी इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो FIA गया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज अफजल मजोका के पास और कह रहे हैं कि जी इस केस में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड मंगवाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनको रिलीफ दे दिया है और कहा है किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करें, तो उसमें ये भी तो शामिल है FIA वाला भी। इसमें कैसे फिर गिरफ्तारी हो सकती है? जब बलूचिस्तान से रिलीफ मिल गया, बाकी जगहों से मिल गया, तो इसमें कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वक्फा कर देते हैं, रिकॉर्ड पेश करें और रिकॉर्ड में बताएं कि क्या ये वाला जो FIA का केस है इसमें भी उनको हिफाजत मिली है या नहीं मिली, रिलीफ मिला या नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं मिला तो देखा जा सकता है। बहरहाल चूंकि अटॉर्नी जनरल ने अब कह दिया है आकर अदालत में कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं। ज़ाहिर है उनका इशारा इदारों की तरफ होगा कि इदारों के हवाले से बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं, तो ये ना करें। वकील जो मियां अली अशफाक हैं, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस सारे अमल में, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो ऐसी कोई लूज टॉक नहीं करेंगी और इस बात की वो यकीन दहानी कराते हैं। ये वजह है कि शायद आज थोड़ा सा मोहतात भी रहीं सनम जावेद। उन्होंने कोई गुफ्तगू बाहर निकल के मीडिया से उस तरह से नहीं की, हालांकि उनको उकसाया भी गया तैयबा राजा के ख़िलाफ़ कि वो गुफ्तगू करें, क्योंकि तैयबा राजा उनके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। तैयबा राजा की ज़ाहिर एक फील ये हो सकती है कि सख्तियाँ दोनों ने एक जैसी सही हैं, लेकिन सनम जावेद को ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली और पार्लियामेंट में नशस्त भी मिल रही है, और हालाँकि यही सब कुछ जो है वो तैयबा राजा ने भी भुगता है। तो वो अपने सब्र पे, अपने ज़ब्त पे काबू नहीं रख पा रही हैं और सनम जावेद के ख़िलाफ़ बोल रही हैं। तो सनम जावेद को उससे पूछा गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक घटिया किस्म की कैंपेन जो चल रही थी सनम जावेद के हवाले से कि जी मियां अली अशफाक उनके कंधे पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है उसकी वजाहत तो हो गई थी कि वो उनके वालिद हैं, और सब ये वजाहत के बगैर भी सबको पता था कि उनके वालिद हैं, लेकिन फिर भी ये घटिया किस्म की कैंपेन चल रही थी। उसकी वजाहत उनके वालिद ने आज खुद कर दी और जो है वो इस बारे में भी उन्होंने बात की है। लेकिन बहरहाल चलिए, एक जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग अवेटेड उनकी जो उनका रिलीफ़ है वो आज उनको मिल गया है। अब आलिया हमज़ा जो है वो भी ज़ाहिर है इसी कैटेगरी में आती हैं। उनके साथ उन पर भी सिनोयत के मुकदमात थे। देखिए उनकी रिहाई कब अमल में आती है और उनकी सज़ा ख़ता कब माफ़ होने को आती है। ये आज हुआ है जी। PTI अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस से आज एक एहतजाजी रैली भी निकाली है, वॉक भी की है। एडहॉक जजेस के ख़िलाफ़ वो काफ़ी सख्त रवैया अपना रहे हैं और पाकिस्तान भर की जो वकला की तंजीमें हैं वो भी इसको रिजेक्ट कर रही हैं। और आज तो तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान भी किया है कि वो रेफरेंस दायर करेंगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि वो आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रहे। तो इन तमाम चीज़ों पर देखते हैं कि अब क्या नतीजा हमारे सामने आता है और शाम तक इन केसेस में या इन मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।